The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. साथियों नमस्कार। हम लोग वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं और वर्णमाला पे कल हम लोगों ने व्यंजनों में प्राणवायु के आधारित अल्प प्राण और महाप्राण तक अध्ययन किया था। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक व्यंजन का प्रकार हमने आपको बताया था कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम भेद करते हैं घोष और अघोष का। और घोष अघोष वह व्यवस्था है जो कि आपकी परीक्षाओं पे किसी न किसी माध्यम से एक दिवसीय परीक्षाओं में जरूर अध्ययन पूछा जाता है। तो जब हम स्वर तंत्रियों पर कंपन के आधार पर भेद करते हैं, स्वर तंत्री में कंपन आधारित व्यंजन भेद करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अघोष होते हैं और दूसरे घोष होते हैं। कभी परीक्षा में आपसे घोष लिखा जाएगा, कभी आपको इन्हीं को सघोष लिखा जाएगा। देखो इनके नाम जो नामकरण है उसके से भी स्पष्ट होता। अघोष को जब हम विच्छेद करते हैं ये दो पदों पे टूटता, आ धन घोष। घोष का अर्थ होता है नाद या ध्वनि। आ माने नहीं, अर्थात ऐसे हिंदी के वे वर्ण जिनमें ना के बराबर ध्वनि स्वर तंत्रियों में कंपन होगा उनको हम अघोष पे रखेंगे। और इसके भी नाम से स्पष्ट होता है, जब आप दो पदों पे इसका भी विच्छेद करते हो तो ये सा धन घोष पे टूटता है। सा माने सहित, घोष माने नाद या ध्वनि, अर्थात हिंदी के वे वर्ण जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियां कंपन के साथ में उन वर्णों को उच्चारित करती हैं, उनको हम घोष या सघोष बोलते हैं। आप लोगों ने वर्ग पढ़े थे तो वर्गों पे प्रत्येक वर्ग पे 5 अक्षर थे। जैसे हम कवर्ग को जब पढ़ते थे तो कवर्ग पे हमारे 5 अक्षर निकल के आते थे, का, खा, गा, घा और यंज्ञा। इस पे पहले दो वर्ण हमारे लिए अघोष की कार्य करते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के साथ होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो सर्किल पे बने हुए उनको घोष सघोष पे ले जाएंगे और जो आयत पे बने हुए उनको हम अघोष पे रखेंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग। जैसे कल आपने अल्पप्राण को तय किया था उसी प्रकार से इसको आप दूसरे तरीके से भी तय कर सकते हो। आप इसको एक सूत्र याद करो, 12/345। ये 12/345 प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर हुए। 1, 2 पहले वाले 2 अक्षर जो होंगे वो अघोष में रखेंगे, तीसरे, चौथे और पांचवें हम सघोष पे रखेंगे। और इस पे अघोष पे और 2-3 वर्ण शामिल करते हैं हम, तीनों शा, सा, सा और शा। इस पे अंतस्थ वाले या, वा, रा, ला और हा। अब आप देखो हमारे व्यंजनों की बात पूरी हुई। अघोष पे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों सा। घोष सघोष पे या, वा, रा, ला और हा। अभी हमारे स्वरों का स्थान छूटा हुआ है। स्वर को हम अघोष पे रखेंगे, घोष पे रखेंगे। देखो स्वरों से हमारा कार्य क्या होता है। स्वरों को हम उच्चारण करने में सहयोग लेते हैं। बिना किसी स्वर के लगाए हुए हम क्या किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में सक्षम होते हैं? अगर हम किसी वर्ण पे हलन लगा दें तो क्या उसका उच्चारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अर्थात ये बिल्कुल तय है कि स्वरों को हमें घोष या सघोष पे स्थान देना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी स्वर दिया जाए तो सभी स्वर हमारे लिए घोष या सघोष का कार्य करते हैं। अगर आपको इस पे कोई समस्या होती तो आप अपने हाथ को, इसका हाथ को अधिकार दे दो और हाथ हमारे अघोष का स्थान तय कर देगा। मेरे हाथ पे देखो 5 उंगलियां हैं। इन 5 उंगलियों पे पहले वाली 2 उंगलियां ये मेरे लिए किसी भी वर्ग के पहले 2 वर्ण बनेंगे और जो बाद वाली 3 उंगलियां हैं वो हमारे तीनों शा का स्थान लेंगी। बाकी जो बचेंगे उन सबको हम घोष पे या सघोष पे डालेंगे। पहले 2 अर्थात का, खा, चा, छा, ता, था, टा, ठा, पा, फा। बाकी बचे हुए सारे घोष पे चले गए। पहले दोनों वर्ण और तीनों सा, शा, तालव्य शा, दंतव्य शा और मूर्धन्य शा। तो अघोष और सघोष को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अघोष तैयार हो जाएं तो सघोष तो अपने आप विकल्प से भी तय हो जाएंगे। अघोष पे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों सा। बाकी जो बचेंगे उन सबको हम सघोष पे डालेंगे, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, चाहे वो अंतस्थ हो, उस व्यंजन वाला हा हो और सभी स्वर। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी तो आता होगा कि जब उस व्यंजन हमने यहाँ पर रखे तो हा को यहाँ क्यों ले लिया?
हमने आपको वर्णमाला के दूसरे भाग पे ये तय कराया था कि उस व्यंजन में आने वाला हा कभी व्यंजन नहीं होता, उसको स्वर स्वीकार किया जाता है। इस कारण से जब स्वर हमारे घोष पे जा रहे तो हा का भी स्थान तो यहीं होगा, इस कारण से हमारा घोष या सघोष पे हा का स्थान आता है। ये घोष सघोष के बाद में हमारे व्यंजनों के प्रकार तो पूरे हुए, लेकिन व्यंजनों वर्णमाला पे एक बहुत बड़ा स्थान होता है हमारे उच्चारण स्थानों का। आप सब उच्चारण स्थान से परिचित होंगे, लेकिन उच्चारण स्थान आप किस तरीके से याद करोगे और उच्चारण स्थान को किस तरीके से अपनी एक दिवसीय परीक्षाओं पे आप परिणाम के रूप में निकाल के लाओगे, इनकी बात हम करेंगे। आज हम अपने व्यंजनों को उच्चारण स्थान पर वर्गीकृत करेंगे, अर्थात उच्चारण स्थान आधारित व्यंजन वर्गीकरण। एक तरीका तो होता कि हम आपको हिंदी से बताएं, दूसरा तरीका, चूंकि ये बहुत प्रमुख चीज़ है वर्णमाला की उच्चारण स्थान, तो इस पे आपका ये हो सकता है कि अगर आप संस्कृत का सूत्र याद कर सकते हो तो ये आपके लिए आजीवन 1 नंबर तय कराने की व्यवस्था तय हो जाएगी। छोटे छोटे से सूत्र होते हैं, आ कु हा विसर्जनीयानाम कंठा, अकुहा विसर्जनीयानाम कंठा। देखो छोटा सा सूत्र है, अकुहा, आ का अर्थ हुआ छोटा आ। चूंकि संस्कृत पे दीर्घ स्वरों का स्थान नहीं होता, हिंदी दीर्घ स्वरों को स्थान देता है, संस्कृत ऐसा मानता है कि छोटा आ मिलाकर के संधि के आधार पर बड़े आ होता है। हिंदी पे जब भी होगा तो छोटा आ बड़ा आ दोनों। कु का अर्थ होता कवर्ग, और कवर्ग पे हम लोग 5 अक्षर पढ़ते हैं, का खा गा घा एंग्या, लेकिन जब उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो हम प्रारंभ के 4 अक्षरों का भी इस पे गिनती रखेंगे। कवर्ग पे का, खा, गा और घा। हा एक और कहता जिसे आप विसर्ग के रूप में स्थापित करते हो, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं, और विसर्ग के लिए भी हमने आपको बताया था इसका उच्चारण भी हा होता है। इन सबको हम कंठ से उच्चारित करते हैं, कंठ का अर्थात गला। आपसे विकल्प परीक्षाओं पे लिया जाएगा कि कहेगा कंठ ध्वनियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो आ, का, खा, गा, घा, हा या विसर्ग में से कोई एक विकल्प होगा, उसी को आप चिन्हित करोगे, आपकी कंठ ध्वनियाँ तय होंगी। कंठ के बाद में दूसरा स्थान आता दूसरे स्वर का, दूसरा सूत्र आता हमारा इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, जिसको संस्कृत कठिन लगती हो वो अपने हिंदी से भी तैयार कर सकता है, लेकिन आपको संस्कृत से डरना नहीं है। जब आगे कभी संस्कृत के वीडियो आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान और सहज लगेंगी। इचु यशानाम तालु, छोटी ई, बड़ी ई। बड़ी ई को क्यों इस पे नहीं दिया गया स्थान, ये हमने आपको बताया। इसके बाद में आता हमारा चवर्ग। चवर्ग पे भी वही पहले वाली स्थिति, चवर्ग पे प्रारंभ के 4 अक्षर लेंगे, चा, छा, जा, झा, या और ये शाह, जिसे आप शहर वाला शाह बोलते हो, इन सबको हम तालब्य से, तालु से उच्चारित करेंगे। ये आपको तालु विकल्प पे लिखा होगा या तालब्य लिखा होगा, या परीक्षा का स्तर जब बदलता है तो ये कहेगा कि हमारी जिह्वा जब जबड़े के ऊपरी भाग से स्पर्श करती है तो निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण करती है। इनमें में से कोई एक विकल्प लिखा होगा, छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग, चवर्ग के प्रारंभ के 4 अक्षर, चा, छा, जा, झा, या और तालब्य वाला शाह, तालु, ये सारे तालब्य से उच्चारित हुए। इसके बाद में अगला सूत्र जो आता उपोपद्यमानी नाम ओष्ठौ। उपोपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, छोटा ऊ, उसी क्रम में हमको दीर्घ वाला भी लेना है, बड़ा ऊ, पवर्ग, पवर्ग के भी 4 अक्षर प्रारंभ वाले, पा, फा, बा, भा। ये एक उपध्यमानी लिखा हुआ, उपध्यमानी का अर्थ होता है एक ये चिन्ह, अर्थात एक हाफ सर्कल ऊपर की ओर और नीचे की ओर, लेकिन ये चिन्ह हमारे पा और फा से पूर्व लगे, तो इसको हम एक नाम दे देते, इसको हम लोग बोलने लगते उपध्यमानी। आप लोगों के जो हिंदी पढ़ने के लिए लगे हुए
निरंतर साधना करने वाले लोग लगे हुए वो उपद्यमानी के लिए सोचेंगे उपद्यमानी का प्रयोग कहाँ होता। देखो हिंदी का जन्म जो हुआ वो संस्कृत से हुआ और संस्कृत का भी जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ। वैदिक संस्कृत के किसी भी मंत्र में इनका प्रयोग हुआ जाता है, उपद्यमानी, जिह्वा मूली। तो चूँकि परीक्षाओं का स्तर जब बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें पूछने का उसका अधिकार होता है। ऐसा कोई चिन्ह लिखा हो और लिखा हो पा और फा से लगने वाला, पूर्व लगने वाला जो चिन्ह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उपद्यमानी। इन सब का उच्चारण कहाँ से होगा? तो इनका उच्चारण ओष्ठ से होगा। आपने 3 तय कर लिए, एक तो पहला कंठ वाला, दूसरा तालु वाला और तीसरा ओष्ठ वाले। ओष्ठ में आपका ये सारे रहेंगे। इसके आगे फिर आते हैं तो हम कहते हैं लतु लसानाम दंता। लतु लसानाम दंता। एक ये रा बनता है, ये संस्कृत की वर्णमाला पे स्थान रखता है। रा, तवर्ग, तवर्ग के भी प्रारंभ के 4 अक्षर लेंगे, ता, था, दा और धा, ला और शा। ये सरौते वाला, सांप वाला सा, इन सब का उच्चारण हमें दंत से करना है, दांत से करना है। आपसे दंतव्य ध्वनि पूछी जाएगी तो हमें इन्हीं में से कोई एक विकल्प पे मिलेगा। ला मिलेगा या तवर के प्रारंभ के 4 अक्षर ता, था, दा, धा, ला और ये सपोले वाला शा। इन सबको हम दंत से उच्चारित करेंगे। अगला सूत्र आता है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगर आप किसी को भी इन सूत्रों से डर लगे तो वो हिंदी के विकल्पों से तैयार करे। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋषि वाला री, टवर्ग, लेकिन टवर्ग पे वही प्रारंभ के 4 अक्षर टा, ठा, डा, ढा, रा और ये षटकोण वाला सा। इन सबको हमको मूर्धा से उच्चारित करना है, अर्थात मूर्धन्य ध्वनियाँ बनती हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अभी आपने एक एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को देखा, अब 2-2 स्थान से मिलकर के उच्चारित होने वाले वर्ण आएंगे। पहला एक सूत्र आता ए दैतो कंठ तालु। अब आप देखो 2 उच्चारण स्थान तय हो गए, ए और आए। इनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से मिलकर के होता कंठ और तालु। आपसे पूछा जाएगा कंठ निम्नलिखित में से कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो ए अय विकल्प पर होगा। इसके बाद अगला सूत्र आता ओ दौतो कंठ तालु। ओ दौतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ ये भी 2 स्थानों से मिलकर उच्चारित होते, कंठ और ओष्ठ। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ओ और औ को स्थान दिया जाएगा। ओ दौतो कंठोष्ठम। एक आप ये वाला वा देखते हो जिसको हम अर्धस्वर पहले तय कर चुके हैं, और ये वावा वो है जो अर्धस्वर होता था और अंतस्थ पे स्थान रखता था। इसका स्थान उच्चारण स्थान 2 होते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात दंत और ओष्ठ से मिलकर के ये उच्चारित होता है। ये खूब पूछा जाता है परीक्षा पे, और ये चूंकि ऐसा एक अकेला वर्ण है जो 2 स्थानों से मिलकर के उच्चारित होता है, वकारस्य दंतोष्ठम। फिर इसके बाद में आता नासिका अनुस्वारस्य। ये जो आप अंक की बिंदी रखते हो, चाहे चंद्र बिंदु हो या अनुस्वार बिंदी वाला हो, इन सबको हम नासिका से उच्चारित करते हैं। अभी आपने देखा हमने प्रत्येक वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्णों को ही तो लिया था, अंतिम वर्णों को हम छोड़ते चले गए। अंतिम वर्णों के लिए एक सूत्र आया यमंग गणना नाम नासिका चा, अर्थात यंज्ञा, माँ, या, णा और ना। इन सबको हमें नासिका से उच्चारित करना है। एक और होता है जिह्वा मूलियस जिह्वा मूलम। आप जो चिन्ह, एक चिन्ह आपने भी हाफ सर्कल ऊपर नीचे लगाए थे पासे फासे पहले, अगर यही चिन्ह का या खा से पहले लगता है, पूर्व चिन्ह लगता है, तो इसको हम एक नाम दे देते, इसको हम कहने लगते जिह्वा मूली। इसका भी उच्चारण हमें कंठ से करना होता है, जिह्वा मूलियस जिह्वा मूलम।
नासिका अनुस्वार से। ये हमारे उच्चारण स्थान तय हुए। अब आपने वर्णमाला को तो पूरी तरीके से पहले आपने स्वर अध्ययन किए, अयोग बहा किए, फिर आपने व्यंजन पढ़े, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इसके पश्चात उच्चारण स्थानों को तय किया। अभी आपकी वर्णमाला पे किस तरीके से प्रश्न तय होते हैं, अभी छोटी छोटी सी बातें आती हैं। जीभ के भाग के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अग्र, पश्च, मध्य, अभी किस तरीके से प्रश्न और बनेंगे, उनकी बातें हम अगले वीडियो पे तय करेंगे। धन्यवाद।